कहानियों का स्मगलर। दिल्ली की सर्दी का वो आखिरी हफ्ता, चारों तरफ कुहासा और कपकपाती ठंड ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था। न्यू ईयर की रात थी और करीब 11:30 का वक्त। 3 दोस्त प्रतीक, शेखर और मिलिंद, इन्होंने फैसला किया कि इस ठंडी रात को घर में बिताने से बेहतर होगा इसे खुली हवा में जिया जाए। शेखर ने अपने चिर परिचित जोशीले अंदाज में कहा, भाई ये साल खत्म हो रहा है, हमें इसे यादगार बनाना चाहिए। शेखर ग्रुप का सबसे ज्यादा बेफिक्र और अड़ियल स्वभाव का लड़का था। उसे हर चीज में अपनी बात मनवाने की आदत थी। मुझे जो सही लगता है वही सही है, ये उसका हमेशा का डायलॉग था। दूसरी ओर मिलिंद बेहद सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का था। उसे रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं था और वो हमेशा ग्रुप में बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। और प्रतीक इन दोनों के बीच का पेस मेकर था। अगर शेखर आग था तो मिलिंद पानी और प्रतीक हवा की तरह दोनों को जोड़े रखने का काम करता था। प्रतीक ने अपनी एक्साइटमेंट को छिपाते हुए कहा, भाई फायर क्रैकर्स भी ले लिए हैं और न्यू ईयर सॉन्ग्स भी रेडी हैं। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और 12 बजे जोरदार तरीके से न्यू ईयर मनाएंगे। प्रतीक ने आगे सवाल किया, लेकिन कौन ड्राइव करेगा? मिलिंद ने जिम्मेदारी उठाते हुए कहा, तू तो जानता ही है मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मैं ही ड्राइव करूंगा यार। शेखर झुंझुलाते हुए बोला, तुझे हमेशा अपनी चलाने की आदत होती है ना? प्रतीक ने बीच में टोकते हुए कहा, भाई आई थिंक ही इज राइट, मिलिंद ही ड्राइव करेगा। शेखर ने मुंह बनाते हुए ओके कहा। तीनों बाहर आए। बाहर घना कोहरा था, सड़कें सुनसान और ठंडी हवा कार के शीशों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। जैसे ही कार सड़क पर दौड़ती, शेखर ने अचानक एक प्लान सुझाया, सीधा केंट रोड की तरफ चलते हैं, क्या कहते हो? मिलिंद ने घबराते हुए कहा, तू पागल है क्या? सुना नहीं वो रोड हॉन्टेड है भाई। शेखर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हॉन्टेड वॉन्टेड कुछ नहीं होता यार, वैसे भी न्यू ईयर पर कुछ नया नहीं करना चाहिए क्या? आज उस चुड़ैल के साथ पार्टी करेंगे, क्या कहता है? मिलिंद ने तुरंत गाड़ी रोक दी। यार ये सब नहीं है भाई, आई एम नॉट गोना डू दिस। प्रतीक ने माहौल को संभालते हुए कहा, देख आज न्यू ईयर है, थोड़ा एडवेंचर कर लेते। वैसे भी हम 3 लोग हैं और सब मिलकर रहेंगे तो किस बात का डर है? और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं है यार। मिलिंद ने अनमने ढंग से गाड़ी केंट रोड की तरफ अब मोड़ दी। अब जैसे जैसे वो लोग सुनसान केंट रोड के पास पहुंचे, माहौल और भी डरावना होता गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। पेड़ों की शाखाएं ठंडी हवा से सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मिलिंद ने कहा, भाई ये रोड सच में डरावनी लग रही है यार। अगर यहाँ कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है तो तब भी मतलब एक फील आ रहा है कि कुछ डरावना है इधर यार। शेखर ने ऑर्डर दिया, डरना बंद कर यार और स्पीड बढ़ा, इसे तो बेकार ही लाए हैं यहाँ पर। प्रतीक ने बैलेंस बनाते हुए कहा, ब्रो यार अगर यहां से आगे कुछ अजीब लगा तो वापस लौट जाएंगे, तू घबरा मत। तीनों को नहीं पता था कि इस रात का रोमांच एक ऐसे रहस्य और डरावनी सच्चाई में बदलने वाला है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही कार केंट रोड पर और अंदर बढ़ी, शेखर ने माहौल को और डरावना बनाने की ठान ली। उसने अपनी आवाज को जानबूझकर भारी और धीमा कर लिया, सुनो एक कहानी सुनाता हूं। सुना है इस रोड पर एक हॉट सी डायन रहती है। वो रात में गाड़ियों को रोकती है और लिफ्ट मांगती है। अगर लिफ्ट नहीं दी तो तुम्हारी गाड़ी का पीछा करती है और अगर लिफ्ट दे दी तो तुम्हें कभी घर नहीं पहुंचने देगी। शेखर की अजीब आवाज और डरावनी कहानी सुनकर प्रतीक हंसने लगा। भाई तेरे जैसे बंदे के साथ हॉरर मूवी देखनी चाहिए, हंसी में डर को छुपा लेता है। मिलिंद ने झल्लाते हुए कहा, शट अप यार पहले ही मूड खराब है, ऊपर से ये तेरा ड्रामा। शेखर ने चिढ़ाते हुए कहा,
अरे यार, तो डर तो तुझे लग रहा है ना, हमें तो एंजॉय करने दे कम से कम। कुछ आगे बढ़ने के बाद मिलिंद ने अचानक गाड़ी स्लो कर दी। उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था। मिलिंद ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब क्या है? डायन का तो पता नहीं, लेकिन ये लुटेरों का काम जरूर लग रहा है भाई। प्रतीक ने फौरन कहा, चलो यार वापस चलते हैं, क्या पता भूत प्रेत नहीं लेकिन लुटेरों का शिकार बन जाए। मिलिंद ने गाड़ी रिवर्स की और वापस मुड़ने की कोशिश की। गाड़ी अब धीरे धीरे सुनसान सड़क से बाहर निकलने लगी थी। मिलिंद ने कहा, ठीक है, किसी और रोड पर चलते हैं, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कार में न्यू ईयर के गाने बज रहे थे। माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का लगने लगा, लेकिन तभी प्रतीक ने अचानक कुछ नोटिस किया। वेट वेट वेट, ये साइन बोर्ड देखो, उसने इशारा किया। शेखर ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? प्रतीक ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए कहा, यार ये वही साइन बोर्ड है जो हमने कैंट रोड पर देखा था। मिलिंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ देखा था तो, लेकिन वेट, हमने तो गाड़ी रिवर्स की थी, फिर हम यहां कैसे आ गए? तीनों के चेहरे पर अब पसीनों की बूंदें साफ छलकने लगी थी। रात का सन्नाटा अब और डरावना हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक चुभ रही थी। मिलिंद ने घबराते हुए गाड़ी को फिर से रिवर्स किया। ये कैसे हो सकता है? हम यहां से बाहर निकलेंगे, ये कोई अजीब सा संयोग है भाई। गाड़ी फिर से रिवर्स में चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ अब और भी डरावने लगने लगे, जैसे उनकी शाखाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। कुछ मिनट बाद मिलिंद ने अचानक ब्रेक लगाया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो साइन बोर्ड फिर से उनके सामने था। प्रतीक ने लगभग चीखते हुए कहा, हमने फिर से वही रास्ता पार किया, ये क्या हो रहा है? मिलिंद की आवाज अब कांपने लगी थी। ये जगह कुछ ठीक नहीं है भाई। शेखर की आवाज में अब डर की झलक थी। मैंने कहा था डायन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, लगता है उसने सीरियसली ले लिया मुझे। मिलिंद ने कार को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर धुंध और गहराती जा रही थी। प्रतीक ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हम कहीं भी क्यों ना मुड़े, वापस वहीं पहुंच रहे हैं यार। तीनों अब वहीं पहुंच रहे थे। तीनों अब चुप थे। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर अब अंधेरा और पेड़ की वही साइन बोर्ड बार बार नजर आ रहा था। मिलिंद ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये कोई सपना हो जिसमें हम फंस चुके हैं। शेखर ने हकलाते हुए कहा, मैंने सुना है इस रोड पर लोग लूप में फंस जाते हैं जब तक। प्रतीक ने डरा हुआ सवाल पूछा, जब तक क्या भाई? शेखर ने जवाब दिया, जब तक वो डायन नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। कार के भीतर एक भारी खामोशी थी। तीनों दोस्त जान गए थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। प्रतीक ने धीरे से कहा, यार तू बस कार ड्राइव करता रहे, अगर रुक गए तो यहां से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। मिलिंद ने गहरी सांस ली। ड्राइव तो कर लूं, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक है, याद है वो पत्थर? उससे आगे कैसे निकलूं यार? प्रतीक ने सहजता से जवाब दिया, तो उसे हटाते हैं ना? शेखर ने ताज्जुब से पूछा, हटाते हैं? कौन हटाएगा? प्रतीक ने सीधा जवाब दिया, तू और मैं। शेखर ने बिना सोचे इनकार कर दिया, ब्रो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, तेरी बहादुरी तू अपने पास रख। मिलिंद ने गुस्से में कहा, एक काम करते हैं, पहले इसे ही इस रोड पर उतार देते हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस गधे की वजह से हो रहा है। प्रतीक ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। काम डाउन यार, सिचुएशन को मिलकर संभालना होगा। कार धीरे धीरे उसी जगह पर आकर फिर से रुक गई जहां बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा था। चारों ओर सन्नाटा था। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी हल्के धुंध से टूटकर और भी रहस्यमयी लग रही थी। हवा ठंडी और काटने जैसी थी। मिलिंद ने कमजोर आवाज में कहा, अब क्या करेंगे? प्रतीक ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो इसे हटाते हैं। तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने कार का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। सड़कों पर उतरते ही चारों ओर की खामोशी और गहरी हो गई। किसी पक्षी की आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर समय भी ठहर गया हो। तीनों धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ने लगे। किसी पक्षी की कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर समय ठहर गया हो। तीनों धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ने लगे।
मिलिंद ने डर और हैरानी से पूछा, भाई ये पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? ये कोई पहाड़ी इलाका तो नहीं है? प्रतीक ने जवाब दिया, यही तो समझ नहीं आ रहा भाई। शेखर ने कहा, शायद ये उसी डायन का काम है। उसकी आवाज में अब मस्ती नहीं, सिर्फ डर था। उसने पत्थर के पास पहुंचकर उसे हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पत्थर इतना बड़ा और भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। प्रतीक और शेखर ने दोनों तरफ से पत्थर को पकड़कर जोर लगाया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मिलिंद ने कहा, ये क्या है? लग रहा है जैसे इसे किसी ने जानबूझकर यहां रखा हो। प्रतीक ने कहा, और कोई इंसान इसे अकेला यहां नहीं रख सकता। ये इंसानी ताकत के बस का काम नहीं है मेरे भाई। जैसे ही तीनों पत्थर हटाने में जुटे, हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। शेखर ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे और धुंध के अलावा वहां कुछ भी नहीं दिखा। शेखर ने पूछा, क्या किसी ने सुना? मिलिंद ने घबराकर कहा, क्या? शेखर ने कहा, जैसे कि किसी ने फुसफुसाया हो। लेकिन अब और तेजी से पत्थर हटाने की वो कोशिश करने लगे। तभी सड़क के किनारे की स्ट्रीट लाइट अचानक से झपकने लगी। प्रतीक ने कहा, ये सब ठीक नहीं लग रहा, जल्दी करो यार। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाने की आखिरी कोशिश की, अचानक झिंगुरों की आवाज और उल्लुओं की आवाज वहां आने लगी। मिलिंद ने घबरा कर कहा, हम यहां से निकलते हैं, अभी के अभी निकलो। प्रतीक ने आगे कहा, लेकिन पत्थर? प्रतीक ने फौरन कहा, छोड़ इसे यार, गाड़ी रिवर्स कर, वापस चलते हैं। मिलिंद ने कांपते हुए हाथों से कार को रिवर्स किया। उसकी हर नस जैसे डर से जमी हुई थी, लेकिन वो खुद को, अपने दोस्तों को इस खतरनाक जगह से बाहर निकालना चाहता था। गाड़ी ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ी और फिर वो कैंट रोड के घने अंधेरे से निकलने की उम्मीद में तेजी से चलने लगा। लेकिन तभी जैसे ही मिलिंद की नजरें विंडो की तरफ गई, उसके पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। एक औरत सफेद कपड़ों में उसकी कार के साथ साथ भाग रही थी। वो औरत कार की स्पीड से मेल खाती हुई दौड़ रही थी। उसकी लंबी पतली आकृति धुंध में और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें मिलिंद की ओर थी, सुर्ख और पीली। उसकी चाल में इंसानी हरकतों से परे एक अजीब सी फुर्ती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके होंठ थोड़े से खुले थे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। मिलिंद की सांसें अब तेज हो गई। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसे बिना सोचे समझे अचानक कार पर ब्रेक लगा दी। गाड़ी के टायरों की चीखती हुई आवाज आई। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो औरत अचानक गायब हो गई। उसके पीछे ना तो कोई आहट थी और ना ही उसके होने का कोई सबूत। लेकिन मिलिंद जानता था कि उसने क्या देखा है। प्रतीक ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? मिलिंद ने कांपती और टूटती हुई आवाज में कहा, वो डायन थी। उसने कार का पीछा किया, वो साथ साथ दौड़ रही थी भाई। मिलिंद की आवाज बुरी तरह से टूट रही थी, लेकिन डर उसमें साफ झलक रहा था। प्रतीक ने अपनी झुंझुलाहट में कहा, मिलिंद, लगता है तेरा दिमाग हिल गया है भाई। ये सब सिर्फ तेरा भ्रम है। तो एक काम कर, ड्राइविंग छोड़ और पैसेंजर सीट पर बैठ, मैं ड्राइव करूंगा। प्रतीक ने पैसेंजर सीट का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मिलिंद ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, डोर मत खोलना, वो यही है। प्रतीक ने कहा, क्या बकवास कर रहा है यार? प्रतीक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मिलिंद का डर इतना असली था कि प्रतीक ने थोड़ा रुकने का फैसला ले लिया। दोनों ने बिना कार का डोर खोले अपनी सीट बदल ली। अब प्रतीक ड्राइविंग सीट पर था और उसने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत था। कार का इंजन धीमी आवाज में चल रहा था और अंदर सिर्फ तीनों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मिलिंद ने फिर से विंडो के बाहर देखा और वहां रूह कपा देने वाली ठंड ने उसे जकड़ लिया। वही औरत फिर से दिख रही थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसके लंबे बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। मिलिंद चीख पड़ा, वो फिर से है, वो यही है। प्रतीक और शेखर ने भी अपनी अपनी विंडो पर नजर डाली और उनकी सांसें थम गई। वो औरत अब दोनों तरफ से कार के साथ साथ भाग रही थी। उसकी आंखें दोनों की ओर घूम रही थी, मानो उन्हें घूर रही हो। प्रतीक चिल्लाया, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? शेखर ने चीखते हुए कहा, कार की स्पीड बढ़ा, यहां से निकलना होगा। शेखर ने अपनी आवाज में डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख में घबराहट साफ थी। कार
अब चीखें और डर से भर चुकी थी। प्रतीक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो औरत अभी भी कार के साथ भाग रही थी। उसका चेहरा अब विंडो के करीब आ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मौत जैसी ठंडी और खौफनाक। उसकी आंखें सुर्ख और पीलेपन के साथ थी और उसके लंबे पतले हाथ मानो खिड़की के अंदर घुसने को तैयार थे। अब उसने तीनों की साइड के डोर पर बेतहाशा नॉक करना शुरू किया। उसका मुंह देखकर ही लग रहा था कि वो अंदर आने के लिए बेचैन है। मिलिंद ने डरते हुए कहा, वो हमें जाने नहीं देगी। तभी प्रतीक की नजर सड़क के आगे पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सड़क के किनारे पर वही साइन बोर्ड था, वही बोर्ड जो उन्होंने पहले भी कई बार देखा। प्रतीक की आवाज कांप रही थी। हम फिर से यहां आ गए यार। शेखर अब चीख रहा था, हम फंस गए हैं, ये हमें इस जगह से जाने नहीं देगी। कार की हेडलाइट्स उस साइन बोर्ड को चीरती हुई उसे और डरावना बना रही थी। तीनों की हालत अब बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। प्रतीक ने कार की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि शायद उसने इससे पहले कभी इतनी तेज गाड़ी चलाई ही नहीं थी। कार का इंजन गरज रहा था और स्पीडोमीटर की सुई खतरे के निशान को पार कर रही थी। पीछे छूटते अंधेरे और धुंध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खौफनाक जाल से बाहर निकलने में सफल हो गए हों। अंदर का माहौल हालांकि शांत नहीं था। मिलिंद अपनी सीट पर सिकड़ा हुआ था। शेखर घबराहट में सीट बेल्ट को कसकर पकड़े हुए था और प्रतीक की आंखें सड़क पर जम चुकी थी। शेखर ने कांपती हुई आवाज में कहा, लगता है सब ठीक हो गया, अब वो हमारा पीछा नहीं कर रही भाई। लेकिन ये राहत सिर्फ एक पल की थी। सड़क पर आगे बढ़ते हुए तीनों ने अचानक देखा वो औरत फिर से सामने थी, लेकिन इस बार वो कार के साथ नहीं बल्कि कार से आगे दौड़ रही थी। उसकी चाल इंसानी हदों से पार थी। उसकी गति इतनी तेजी में थी कि कार की रफ्तार भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उसकी सफेद साड़ी उसके टखनों से ऊपर तक लहराती हुई दिख रही थी और तीनों की नजरें उसके पैरों पर जा टिकी। मिलिंद ने कांपती हुई आवाज में कहा, उसके पैर। प्रतीक चिल्लाया, उल्टे हैं। उसके पैर उल्टे थे, जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर दूसरी दिशा में मोड़ दिया हो। वो पांव ऐसे हिला रहे थे जैसे सड़क की कठोरता से टकराकर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा हो। उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें बड़ी बड़ी, सुर्ख लाल और पीलापन उनके चेहरे पर, जैसे उनमें मौत का सन्नाटा छाया हो। उसके होंठ हल्के से खुले थे, लेकिन उनमें कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी हड्डियां उभरी हुई थी और उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई सालों से जिंदा होने के बावजूद मृत हो। उसका शरीर आगे की दिशा में दौड़ रहा था, जबकि उसके पांव और उसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। शेखर की आवाज अब डर के मारे चीख में बदल गई, ये क्या है मिलिंद? मिलिंद लगभग गिड़गिड़ा उठा, प्रतीक रुकना मत, बस कार चलाता रहे। प्रतीक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कार की हेडलाइट्स सड़क को चीरती हुई उस औरत की आकृति पर पड़ी थी, लेकिन वो औरत अब कार से भी तेज दौड़ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी क्रूरता थी। मिलिंद ने चीखते हुए कहा, ये हमें मारने आई है, ये हमें जाने नहीं देगी। प्रतीक ने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा, शट अप, मैं इसे हरा दूंगा। लेकिन तभी उनके सामने अचानक वही पत्थर प्रकट हो गया। नहीं! प्रतीक ने चीखते हुए ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रुकने से पहले ही पत्थर पर टकरा गई। कार और पत्थर के बीच हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा और कार हवा में उछलते हुए किनारे पर जाकर रुक गई। शीशे टूटकर हर तरफ बिखर गए। तीनों दोस्तों के शरीर गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ चुके थे। उनके शरीर के अंदर उस गाड़ी का पूरा लोहा धंस चुका था और पूरे चेहरे पर कांच ही कांच था। प्रतीक का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराकर फट चुका था। शेखर की गर्दन झुककर एक अजीब एंगल में मुड़ गई। मिलिंद की आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अपनी आखिरी सांस डर कर महसूस कर रहा हो। 12 बज चुके थे। आसमान में नए साल के वेलकम के पटाखे फूट रहे थे। चारों ओर रोशनी थी, लेकिन उस सड़क पर सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को इस सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिली। गाड़ी में तीनों युवकों के शव थे, जिनकी मौत तुरंत होने का अनुमान लगाया गया था। पुलिस ने इसे एक भयानक कार एक्सीडेंट करार दिया। प्रतीक
और शेखर को एग्जामिन करके पता चला कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और प्रतीक कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई। लेकिन जो कोई भी इस घटना को जानता था वो जानता था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट तो नहीं। और इस तरह केंट रोड ने न्यू ईयर ईव को 3 और जाने ले ली। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानियों के स्मगलर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस यही चाहिए हमें आपका मोटिवेशन। एंड ऑल्सो कैंडिड अमन इज़ ऑल्सो अ चैनल जहां पर आप जा सकते हैं। ढेर सारे एपिसोड्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ढेर सारी कहानियां आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ कैंडिड अमन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगली कहानी में फिर से मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए डर से डरना मत। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।